राकेश भैया, इस बार तो हमारे खेत में क्या खूब सारी धनिया की पैदावार पनपी है। हमने अच्छा ही किया जो आलू प्याज नहीं उगाए बल्कि धनिया उगाया। हाँ विकास, धनिया की खेती तो सफलतापूर्वक हुई है। बस ये अच्छे दामों में बिक जाएगी, क्योंकि इस साल के अंदर हम तीनों भाइयों को बहुत से रुके काम करवाने हैं, जिसमें सबसे जरूरी तो अपना घर बनवाना है। तीनों भाई खेत में से 2 बोरी धनिया निकालकर घर लाते हैं और उनके घर की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। रहने के लिए उन लोगों ने सस्ता सा किराए का मकान लिया हुआ था, जिसमें सास किशोरी, 3 बेटे और 3 बहू कविता, माधुरी, लाजो के साथ रहती थी। अरे लाजो बहू, तुझको कितनी बार कहा है घर के अंदर खाना मत बनाया कर। देख, पूरे घर में धुआं धुआं मच गया। दीवारें काली हो जाएंगी तो मकान मालिक फिर आकर चिल्लाएगा। अपना घर नहीं है, किराए का है। सास की बात को सुनकर बड़ी बहू लाजो उकता कर बोलती है। अब मैं बोलूंगी तो आप कहोगी सासू जी कि बोलती हूँ, मगर बाहर इतनी पुरवाई बाहर चल रही है, चूल्हा तो जलने से रहा। मैं तो जब से ब्याह कर इस घर में आई हूँ दुख ही काट रही हूँ। अरे बस कर बड़ी बहू, क्यों तिल का ताड़ बना रही है? बना ले यही खाना। तीनों बेटे तभी जल्दी जल्दी आकर अपने अपने ठेले पर धनिया सजाने लगते हैं। तभी मंझली बहू माधुरी कहती है, ओ जी सुनते हो, ये 1 बोरी धनिया तो घर में छूट गई। अरे छूटा नहीं है, मैंने रखा है माधुरी, जमींदार को देना है। है वो क्यों भला? अरे आप तीनों भाइयों ने अपनी मेहनत से धनिया उगाई है, सूद खाएगा वो जमींदार? हम कर भी कह सकते हैं। हमारी अपनी जमीन होते हुए भी बंजर पड़ी है, किसी काम की नहीं है। तभी तो हम भाई मजबूर होकर जमींदार के जमीन में बटाईदार पर खेती बोते हैं और आधा आधा बांटनी पड़ती है। अपने तीनों बेटों की मेहनत देखते हुए गरीब सास किशोरी दुख से अपने पुरखों को कोसने लगती है। सबके बाप दादा अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कितनी जमीन जायदाद छोड़ गए और हमारे पूर्वज सिवाय गरीबी के कुछ भी नहीं छोड़ कर गए। कोई बात नहीं माँ, शायद हमारे दादा परदादा की जमीन जायदाद का सुख भोगना हम भाइयों के भाग्य में नहीं था। फिर तीनों भाई धनिया बेचने बाजार चले जाते हैं, पर गरीब सास बहू इसी दुविधा में थी कि खाने को क्या बनाया जाए। तभी सबसे छोटी बहू कविता कहती है, माँ जी खाने में क्या बनाऊं? घर में एक भी सब्जी तरकारी नहीं है। देख ले बहू, जो ठीक लगे बना दे। रोटी बना ले, साथ में धनिया की चटनी पीस ले, चटनी रोटी खा लेंगे। कविता रोटी चटनी बना देती है। जैसे ही सास बहू खाने बैठती हैं, तभी टोकरी में मसाला रखकर एक बुजुर्ग औरत बेचने आती है। मसाले ले लो, मसाले। हे राम, ये मसाले वाली अम्मा आज फिर खाने की टाइम आ गई। किसी के लिए ऐसा नहीं बोलते कविता बहू। अरे बेटी, मसाले ले लो, एकदम सस्ते हैं। नहीं अम्मा, अभी सारे मसाले पड़े हुए हैं, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तो फिर ठीक है, चलती हूँ। मसाले वाली हताश मन से जैसे ही द्वार के आगे बढ़ती है, किशोरी उसको रोटी खाने के लिए पूछती है। अरे ओ अम्मा, रोटी खाओगी? खिला दोगी तो खा लूंगी, वरना घर जाकर खुद ही पकानी पड़ेगी। लाजो बहू, 2 रोटी निकाल कर अम्मा को दे दे। जी माँ जी। अम्मा खाना खाकर चली जाती हैं। इतनी देर में मकान मालिक लाल सिंह किराया मांगने धमक जाता है। हाँ भाई, लाओ किराया मेरा, आज 1 तारीख है। कहाँ है तुम्हारे पति? सेठ जी, हमारे पति तो कमाने गए हुए हैं, जल्दी किराया भर देंगे। अरे तुम सास बहू का तो हर महीने का यही लफड़ा है, टाइम से कभी किराया देना नहीं होता। पिछले 2 महीने का किराया चढ़ा हुआ है। 2 दिन के अंदर किराया भरो या फिर घर खाली करो। मकान मालिक की बात सुनकर गरीब सास बहू चिंता में आ जाती हैं। तभी बरसात शुरू हो जाती है और तीनों के पति बचा हुआ सारा धनिया लेकर घर लौट आते हैं। अजी क्या हुआ? आप तीनों भाई का धनिया बिका नहीं? पूछो मत माधुरी, इस बारिश के मौसम ने सारा धंधा चौपट कर दिया। सब्जी का बाजार एकदम मंदा था, इसलिए हम भाई घर चले आए। चलो कोई नहीं, जो कमा कर लाई हो दे दो, हम राशन ले आते हैं। बड़ी मुश्किल से किसी ने 20 रुपया तो किसी ने 30 रुपए ही कमाए थे, जिससे बहुएं थोड़ा आटा लाती हैं और सब नमक रोटी खाकर गुजारा करते हैं। तभी सास तीनों बेटों को किराए के लिए बोलती है। राकेश बेटा, मकान वाला किराए के लिए टोक कर गया है। उसी में लगे पड़े हैं माँ, पैसा आए तब तो दें। सोचा था धनिया बेचकर कमाई होगी तो इस साल किराए के घर से निकलकर अपने घर में चले जाएंगे। वही तो, हर महीने खाओ चाहे मत खाओ, किराया देने तो टेंशन सर पर चढ़ी रहती है। अपना घर बार तो होना ही चाहिए, और इस मकान मालिक का क्या भरोसा, कब घर से बेघर कर दे। अरे शुभ शुभ बोल बहू, तुम तीनों रोटी खाओ।
पूरा परिवार खा पी कर सो जाता है, लेकिन गरीब सास को नींद नहीं पड़ती। पता नहीं 2 दिन के अंदर किराया कहाँ से जुटेगा। भगवान सब तुझी को सौंपती हूँ। किशोरी चिंता करते करते सो जाती है। तभी उसे अपने पुरखों का सपना आता है और वो सपने में अपने आप को एक अपने बंजर खेत में पाती है, जहां उसकी 7 पीढ़ी के पुरखे दिखाई देते हैं। किशोरी, तुम क्यों चिंता करती हो? हम तुम्हारे और तुम्हारे बेटों के लिए ये जमीन छोड़ कर गए हैं, यही तुम्हारे दुख मिटाएगा। पर कैसे? ये खेत तो बिल्कुल बंजर है, इससे तो केवल कांटे ही उगेंगे। आप लोगों ने हमारे आने वाली पुश्तों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ कर गए, इस पथरीले जमीन के सिवा। तभी उन पुरखों ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, समय आने पर तुमको इस खेत का राज पता चलेगा किशोरी। ये बतलाकर 7 पुरखे एक एक करके खेत से गायब हो जाते हैं और किशोरी की आंख खुल जाती है तो भोर के 4 बज रहे होते हैं। भोर हो गई है और भोर का देखा हुआ सपना तो सच होता है। किशोरी पुरखों के दिखाए उस सपने को भूल जाती है। गुजरते दिनों के साथ मकान मालिक की दी मोहलत खत्म हो जाती है और वो उन्हें घर से निकाल देता है। गरीब सास बहू बेघर होकर दर दर भटकते हुए खेत पर आ जाती हैं। कभी नहीं सोचा था कि भगवान ऐसा बुरा वक्त भी दिखाएगा। बहुओं, मैं तो कहती हूँ जब तक हालात नहीं संभलते तुम तीनों अपने पीहर चली जाओ। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। इस परिवार का दुख हमारा भी है। हम इसी जमीन पर रहेंगे और खेती करेंगे। सब मिलकर कड़ी धूप में खेत पर हल चलाते हैं, लेकिन खेत रेगिस्तान बना हुआ था। सवेरे से शाम ढल गई और रात आ गई। पूरा परिवार भूखे प्यासे खेत में बैठा हुआ था। तभी जमीन के नीचे से कुछ आवाज आती है। माँ जी, जमीन के नीचे से कुछ आवाज आ रही है। कहीं इसके अंदर कोई खजाना तो नहीं? क्या पता, हो सकता है कि हमारे पुरखों ने इसके अंदर कुछ छोड़ा हो। सब जन मिलकर जमीन को खोदने लगते हैं और अंदर का नजारा देखकर गरीब सास बहू हक्की बक्की रह जाती है। जमीन के अंदर एक अलबेला धनिया गांव बसा हुआ था, जहां दिन था और जमीन से होती हुई सीढ़ी उस जादुई धनिया गांव के अंदर जा रही थी। किशोरी अपने बहू बेटों को लेकर उस नगर में आती है, जहां बहुत ही बड़े बड़े धनिया के विशाल पेड़ थे। सड़कों पर घास के समान धनिया उगी हुई थी और यहाँ तक कि घर भी धनिया के ही हरे भरे सुंदर सुंदर बने हुए थे, जिससे गरीब बहुएं देखकर अचंभा करने लगी। ये कैसी जगह है? यहाँ तो ईंट पत्थर की जगह धनिया के घर बने हुए हैं। हाँ, सच में ये सब कुछ अजीब है, विश्वास करने लायक नहीं है। तभी सास को पुरखों का दिखाया हुआ सपना याद आ जाता है। इसका अर्थ है उस रोज जो मुझे पुरखों का सपना आया था वो मुझे इसी जादुई धनिया घर के बारे में बताना चाहते थे। तभी एक भविष्यवाणी होती है। तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया किशोरी। ये जादुई धनिया गांव हमने तुम्हारे और तुम्हारी बहुओं के लिए ही बसाया है, ताकि तुम लोग सुखी से रहो। ये रहा तुम्हारा घर। अपना बड़ा सा आलीशान जादू वाला धनिया घर देखकर गरीब सास बहू फूले नहीं समाती और सब जने घर के अंदर आते हैं तो मजली बहू चौंक कर कहती है, इसकी भैंस की पूंछ, ये धनिया घर कितना बड़ा है। वही तो, वैसे गाय भैंस की तो इस धनिया गांव में मौज रहेगी। रोज रोज हरा धनिया चरने को जो मिलता होगा। अरे तुम बैल बुद्धि बहू को यही बातें सूझ रही है। इस घर के अंदर कोई भी बिछौना नहीं है, काश की बिस्तर होता। सास जैसे ही इच्छा जताती है तो उसके सामने बहुत ही प्यारा धनिया वाला बिस्तर लग जाता है, जो कि बहुत ही मुलायम होता है। अरे वाह, ये बिस्तर कितना बढ़िया है। ये बिस्तर तो एकदम मखमल के जैसे मुलायम है। इस पर तो मीठी नींद आएगी। अब बस पेट पूजा करने को कुछ बढ़िया खाना आ जाता। बड़ी बहू जैसे ही खाने की इच्छा जताती है तो उसके सामने स्वादिष्ट स्वादिष्ट दावत आ जाती है, जिसे देखकर सबके भूखे चेहरे फूलों की तरह खिल जाते हैं और सब खाने पर टूट पड़ते हैं। आज इस जादुई धनिया घर की बदौलत कितने वक्त के बाद हमने कुछ बढ़िया खाया है। हाँ माँ जी, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे इसी नगरी में। यहाँ कितनी सुख शांति है ना। और गरीब सास बहू का परिवार वहां से फिर कभी नहीं लौटा। वो जादुई धनिया घर से जो भी इच्छा जताते वो पूरा कर देता। कपड़े मांगते तो कपड़े मिल जाते हैं और खाना मांगते तो खाना मिलता। उसी तरह खुशी खुशी उनका जीवन यापन होने लगा। कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी धनिया घर की कहानी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।